हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ़ होंगे। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं या फिर आर्टिकल्स के बाद जिसके अमेंडमेंट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे जो भी पॉलिटी रिलेटेड पोर्शन है। तो ये सारा कुछ एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार आर्टिकल्स पूछ ले जाते हैं या फिर शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं ये पूछ लिया जाता है, तो इसको डिटेल से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो कल तक हमने थोड़े डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी किया था, जो कि पार्ट 4 में था। तो आज हम लोग उसी का कंटिन्यूशन करेंगे और उसके आगे जो भी आर्टिकल्स होंगे उसको पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आप सबको। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि वन ऑन वन काउंसलिंग का है, जिसमें आपको जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं वन ऑन वन काउंसलिंग के द्वारा। हमारे विरोनिका मैम एक्सपर्ट आपको ज़रूर अच्छे से गाइडेंस देंगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये काउंसलिंग सेशन होगा, तो उस काउंसलिंग सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने 47 तक पढ़े थे आर्टिकल्स। आज हम लोग 48 से कंटिन्यू करेंगे। थोड़े से डीपीएसपी जो थे रह गए थे, उसको कंप्लीट करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट आर्टिकल 48 ए जो है, प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कल तक हमने पढ़ा था कि लास्ट आर्टिकल कल तक अगर आपको याद है तो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर पढ़ा था। उसके बाद जो है अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना, ये 48 ए में है। उसके बाद 49 आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो 49 जो है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स होती हैं या फिर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से जो भी प्लेसेस रिलेटेड होते हैं, उनको कैसे हम लोग प्रिजर्व करें या फिर उनको प्रोटेक्शन कैसे करें, ये सारा कुछ हम लोग आर्टिकल 49 में देखेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो भी एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो होते हैं, उनसे जुडिशियरी को कैसे सेपरेट रखा जाए। जो भी कोर्ट्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी जुडिशियल उनका इम्पार्शलिटी उनकी जो होती है जुडिशियरी की, उनका सब उनको कैसे अलग रखा जाए, वो आर्टिकल 50 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 51 जो है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम लोग अपने दूसरे देशों से कैसे ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उनसे कैसे हम लोग पैसिफाई करते हैं, उनसे पीस एंड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारा हम लोग आर्टिकल 51 में देखेंगे। तो आर्टिकल 48 ए इज़ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 is protection of monuments and places, and 50 is separation of judiciary from the executive. 51 is promotion of international peace and security. तो यहाँ तक हमारे हो गए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ से पार्ट 4 ए आएगा। पार्ट 4 तो डीपीएसपी हो गया। पार्ट 4 ए इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सिर्फ एक आर्टिकल है 51 ए। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम लोग एक बार जल्दी से ब्रशअप कर लेते हैं। आर्टिकल 51 ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये हमारी ड्यूटी है, हर एक सिटीज़न ऑफ द इंडिया की ड्यूटी है कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करें और हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करें। उसके बाद है फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनके जो भी आइडियल्स थे उनको हम लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद है प्रोटेक्ट सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो भी हमारी सॉवरनिटी और इंटीग्रिटी है इंडिया की, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी ड्यूटी है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। जब भी ज़रूरत पड़े देश के लिए लड़ने की या फिर देश के साथ खड़े होने की, तो जब हमें अपनी सर्विसेज को देने चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, ये भी हमारी ड्यूटी है। उसके बाद है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भी कैस्ट क्रीड कुछ भी देखे बगैर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद है प्रिजर्व कॉम्पोजिट कल्चर। जो भी हमारा कल्चर है, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया में कई सारे कल्चर्स हैं, उन सबको हमें प्रिजर्व करना है, उसको बिना देखे हमें ब्रदरहुड यूनिटी मेंटेन करनी है। प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट है, नेचुरल प्लांट्स है, रिवर्स है, ओशंस है, उनको पोल्यूशन ना करते हुए, उनको कंटामिनेट ना करते हुए, उनको हमें प्रिजर्व करना है। एनिमल्स
डिफरेंट एनिमल्स प्लांट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, उसके बाद है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना है। उसके बाद स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, ड्यूटी फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। जो भी 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन भेजने की ड्यूटी है, अपने पेरेंट्स या फिर उनके गार्डियंस की ये ड्यूटी बनती है। तो 51 ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से कवर होता है और इसमें ये सारे ड्यूटीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद है पार्ट 5। पार्ट 5 है यूनियन, मतलब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारा कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। पार्ट 5 है यूनियन, इसमें चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो 52 आर्टिकल से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का पूरा शुरू हो जाता है। तो आर्टिकल 52 इज़ अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो भी यूनियन होता है, सेंट्रल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं वो जानेंगे। आर्टिकल 54 इज़ अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद है आर्टिकल 55 इज अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 56 इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसको हम लोग अगर एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो आर्टिकल 54 से 56 तक कैसे है कि पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद जो भी उसका मैनर है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वो होगा, और उसके बाद वो सेलेक्ट होने के बाद, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद उसका जो भी प्रेसिडेंट का टेन्यूर होगा वो डिसाइड होगा, राइट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सीक्वेंस में 54, 55, 56 ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद है 57 इज़ एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। अगर प्रेसिडेंट की किसी भी कारण वो सीट जो है खाली हो जाती है, वैलिड हो जाती है, तो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन कैसे होगा, आर्टिकल 57 में है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं प्रेसिडेंट की, ये आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 59 कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस की, प्रेसिडेंट्स ऑफिस के क्या क्या कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस 59 में है। आर्टिकल 60 इज़ ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद है आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 इज अबाउट टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। तो इसमें हमने देखा कि खाली हमने आज सिर्फ हमने आज प्रेसिडेंट के बारे में देखा। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक हमने देखा कि सिर्फ हमें जो भी प्रेसिडेंट के प्रोसेस होते हैं वो सारा देखा। तो 52 से प्रेसिडेंट के जो भी आर्टिकल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 इज़ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 इज़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन होने के बाद मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 56 इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 57 इज एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, 58 इज क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, 59 इज कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, 60 इज ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ओथ। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद जो भी ओथ होती है वो किसके सामने होती है, किसके प्रेजेंस में प्रेसिडेंट की ओथ होती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 61 इज प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, लाइक रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए जो भी प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में है। 62 में जो है जब भी वैकेंसी हो जाती है आर्टिकल प्रेसिडेंट के सीट पे, उसको कौन जो है उस ऑफिस को टेम्पररी होल्ड करेगा या फिर कितने टाइम तक वो होल्ड करेगा, ये सारी डिटेल्स आर्टिकल 62 में मिलेंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ आर्टिकल्स के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।